एक होता है चला इको लोकेशन। क्या होता है? इको लोकेशन में भी हम लोग अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया था, आपको याद नहीं होगा। कहते हैं चला 20 हर्ज से कम की जो तरंग होती है, अवश्रव्य तरंग होती है। आप 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की जो तरंग होती है वो श्रव्य तरंग होती है। आप 20,000 हर्ज से जो अधिक की तरंग होती है ये पराश्रव्य तरंग होता है। ठीक ना? अब श्रव्य बोले तो इंफ्रासोनिक, श्रव्य बोले तो ऑडिएबल, आप पराश्रव्य बोले तो अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक ना? हम बोले थे आपको कि ये कुत्ता, बिल्ली और सांप जैसे जानवर सुन सकते हैं, याद है ना? हृदय की धड़कन भी इसी में आती है, आती है। और भूकंप की ध्वनि भी इसी में आती है, आती है। बोलो हाँ या ना। अब चला पराश्रव्य तरंग की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? इसमें कौन कौन आता है? चमगादड़, डॉल्फिन जैसे जानवर आते हैं। अश्रव्य तरंग जो है ये मनुष्य के लिए है। किसके लिए है? मनुष्य के लिए। यही ना बताए थे हम आपको। आप बोले थे अल्ट्रासाउंड जो जनरेट होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक, गॉल्टन की सीटी द्वारा पहली बार जनरेट हुआ था। गॉल्टन की सीटी द्वारा और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा यह जनरेट हुआ था। कौन? अल्ट्रासाउंड। अभी जो जनरेट होता है अल्ट्रासाउंड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका उपयोग गठिया रोग के उपचार में करते हैं। इसका उपयोग सोनार में, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम में करते हैं। जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं। कीट पक्षियों को उड़ाने के रूप में करते हैं। बोलन रे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड का बच्चों की जांच में, शिशुओं की जांच में करते हैं। पथरी के उपचार में करते हैं। छोटी छोटी पथरियों को तोड़ने में भी करते हैं। यही ना बात हुआ था। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? बहुत बढ़िया बात। अब चला जो अल्ट्रासाउंड है इसका उपयोग इको लोकेशन में कैसे करते हैं? जैसे चमगादड़ को आप देखिएगा वो रात में भी उड़ सकता है। उड़ता है क्या? अंधेरे में शिकार भी कर लेता है। अंधेरे में शिकार कर लेता है। और डॉल्फिन को आप हमेशा देखिएगा उड़ते हुए, पानी में उछलते हुए। इचला होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये चमगादड़ है, ये क्या करता है चला, अगर यहां पर मान लो कोई कीट है, ठीक ना, तो ये यहां से अल्ट्रासाउंड छोड़ता है। अगर कोई कीड़ा है तो लौट के आएगा। अगर कोई कीड़ा है तो लौट के आएगा। अगर कीड़ा नहीं है तब पार हो जाएगा। तो जब अल्ट्रासाउंड इसमें छोड़ने की कैपेसिटी होती है, ये अल्ट्रासाउंड सुनता भी है, अल्ट्रासाउंड उत्पन्न भी करता है। तो जब ये अल्ट्रासाउंड छोड़ता है ना, तो ये कीड़ा से टकरा के अगर आया तो इसको पता चल जाता है कि नजदीक में कोई अवरोध है जिससे टकरा कर आता है। तो अगर मान लो कि दीवार है, कि कितना बड़ा अवरोध है, छोटा है कि बड़ा है, तो चारों तरफ जो है अल्ट्रासाउंड मार मार के ऐसे ऐसे देख लेता है। उसको साइज का पता चल जाता है। साइज का पता चल जाता है, उसी दिशा में उड़ता है, उसको खा लेता है। ठीक है? वो उस तरीके से ट्रेंड होता है। डॉल्फिन का भी वही मामला है। डॉल्फिन क्या करता है, उसका मुंह बहुत छोटा होता है, शरीर बहुत भारी होता है ना। तो डॉल्फिन क्या करता है चला, कि डॉल्फिन अगर ऐसे उछला, डॉल्फिन अगर ऐसे उछला तो ये अल्ट्रासाउंड छोड़ता है।
अल्ट्रासाउंड जो ये छोड़ता है, तो अगर इसको रिटर्निंग मिल गया तो ये समझ जाता है कि वहां कोई ना कोई अवरोध है। अगर रिटर्निंग नहीं मिला तो कोई अवरोध नहीं है, तो ऐसे करके जाता है, ऐसे उस पर जोरदार प्रहार करता है, जिससे वो मर जाता है। उसके बाद उसको क्या कर लेता है, खा लेता है। क्योंकि डायरेक्ट उसको खा नहीं सकता, धीरे धीरे खाता है। तो धीरे धीरे खाएगा चला, तो इसको पहले अपने वजन से, अपने भार से इसको मारेगा। अब मारने के बाद चला इसको धीरे धीरे क्या करेगा, खाएगा। इसको हम लोग इको, इको का मतलब होता है परावर्तन। इको सुने ना, हेलो हेलो हेलो, तो वो अभी हम आगे साउंड चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो इसको हम इको के द्वारा अपने शिकार को लोकेट करना, इस इको लोकेशन कहलाता है। इको मतलब ध्वनि मान लीजिए। इको का मतलब यहां क्या मान लीजिए, ध्वनि। ध्वनि के द्वारा अपने शिकार को लोकेट करना इको लोकेशन कहलाता है। आप देखिए, कहते हैं एक तो चमगादड़ देख लीजिए, ये डॉल्फिन है, और ये चला जहाज है, जो अपने अवरोध को बहुत आसानी से साउंड के द्वारा डिटेक्ट कर लेता है। देखो ये छोटी छोटी मछलियों को अल्ट्रासाउंड ये जनरेट भी करता है, तो ऐसे भी करता है अल्ट्रासाउंड। छोटी छोटी जो जिस मछली को खा पाता है, ये अल्ट्रासाउंड जनरेट भी करता है। तो जनरेट करेगा, तो अगर यहां से चला ये अल्ट्रासाउंड गया और रिटर्निंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई अवरोध नहीं है। और रिटर्निंग आ रहा है तो इसको क्या करेगा, खा जाएगा। ये चमगादड़ के साथ भी वही है, इधर से छोड़ा और रिटर्निंग आया तो समझ जाता है यहां अवरोध है, उसको फिर क्या कर जाता है, खा जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इको लोकेशन। इको कहता है कुछ जंतु जैसे कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़ इन तरंगों को सुन लेते हैं। ये सुनते भी हैं और उत्पन्न भी करते हैं। चमगादड़ तो इन तरंगों को उत्पन्न भी कर सकता है। चमगादड़ उच्च तारत्व के पराश्रव्य ध्वनि से अपने शिकारों को खोजता है। ये अल्ट्रासाउंड जो जनरेट करता है, इससे अपने शिकार को खोजता है और अपना रास्ता निर्धारित करता है कि किधर उसको उड़ना है। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग देखो, चला अगर मान लो ये मेटल का ब्लॉक है, धातु का ब्लॉक है, इसमें कहीं पर चला दरार आ गया है, क्या आ गया है, उसका पता लगाने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए इधर से हम ध्वनि गुजारे, अब पूरा का पूरा नहीं गुजरा, परावर्तित हो गया, इसका मतलब धातु में कहीं दरार नहीं है। इधर से ध्वनि गुजारे, जहां दरार होगा वहां तो आर पार न कर जाएगा, इसका मतलब इसमें दरार है। तो कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक में दरारों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। अब चला विद्युत चुंबकीय तरंग। कहिएगा ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। मेनली यांत्रिक तरंग कितने प्रकार का, तीन, श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य, यही ना होता है। अब चला विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चला विद्युत, बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, चला ये विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है ये, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ होता है मतलब सीधा होता है कि टेढ़ा होता है, टेढ़ा होता है। अनुदैर्ध्य सीधा होता है, अनुदैर्ध्य क्या होता है, अनुप्रस्थ क्या होता है, टेढ़ा। तो टेढ़ा होगा चला तो कितना डिग्री के कोण पर होगा, 90 डिग्री के कोण पर। कितना डिग्री कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर होता है। कितना डिग्री कोण पर, मात्र 90 डिग्री के कोण पर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ है, कैसा है, और ये कितना डिग्री कोण पर होता है, कितना डिग्री। अब चला मामला क्या है कि ये अनुप्रस्थ है, 90 डिग्री के कोण पर होगा। चूंकि अनुप्रस्थ तरंगे कितना पर कंपन करती है, 90 पर। तो लंबवत की समानांतर, लंबवत। अब बताओ, अभी जो प्रकाश तरंग आपके पास आ रहा है, अभी देखिए ये ट्यूबलाइट से दृश्य प्रकाश निकल रहा है, अभी जो एलईडी लगा हुआ है इससे दृश्य प्रकाश निकल रहा है, तो क्या आप उसको देख पाते हैं, नहीं। ऐसा दिख रहा है कि ये प्रकाश ऐसे जा रहा है, नहीं दिख पाता। हम प्रकाश से जब आपके चेहरे से टकराती है, वहां से लौट कर आती है, तो हम आपको देख पाते हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। नग्न आंख से देखा जा सकता है कि देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता है। किसको,
विद्युत चुंबकीय तरंग को नग्न आंखों से देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता? नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। किसको? विद्युत चुंबकीय तरंग को नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते। यह अनुप्रस्थ होता है और कितना डिग्री के कोण पर होता है? लंबवत होता है। अब देखिए चला जी, विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन है? गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग का अगर एग्जाम्पल की बात करोगे, इसके एग्जाम्पल है गा, ए, पौद्री, अशु, रे, दी। आप कहेगा ये क्या है सर? गा बोले तो गामा, गा बोले तो गामा, ए बोले तो एक्स, प बोले तो पराबैंगनी, दी बोले तो दृश्य, अ बोले तो अवरक्त, तू बोले तो सूक्ष्म, रे बोले तो रेडियो, दी बोले तो दीर्घ। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो और क्या दीर्घ, ये इतने सारे विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको याद रखने का तरीका है गा, ए, पौद्री, अशूरे, दी। गा, ए, पौद्री, अशूरे, दी। क्या बोलना है? गा, ए, पौद्री, अशूरे, दी। 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 अशूरे, दी। गा, ए, पौद्री, अशूरे, दी। गा, ए, पौद्री, अशूरे, दी। ठीक है। गा बोले तो क्या? ए बोले तो पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ। गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो और दीर्घ। इधर से इधर जब आप जाइएगा चला जी, तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बढ़ता है। अब बाद बाकी घटता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ता और बाद बाकी क्या होता? घटता। इस सब का जो वेग है चला, ये ऑल का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और सभी के सभी अनुप्रस्थ हैं। सभी के सभी क्या हैं? अनुप्रस्थ। गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ, सभी के सभी क्या हैं? अनुप्रस्थ हैं। और सबका वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कितना वेग है चला? सबका वेग है 3 × 10⁸ कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। और सबके सब अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है? अनुप्रस्थ है। लिस्ट क्या है? गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो और दीर्घ। सबका अलग अलग काम भी है। जैसे चला, ये गामा किरण है, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। किसके उपचार में करते हैं? एक्स किरण है, हड्डियों की जांच में करते हैं, एक्सरे। आप पराबैंगनी किरण है, पानी के शुद्धिकरण में करते हैं। देखना, हेमा मालिनी प्रचार करती है केंट प्यूरिफायर यूवी प्लस, सुने हो? उसके बाद दृश्य किरण हम लोग देखने के लिए जब यूज कर रहे हैं, ये दृश्य किरण है। अवरक्त किरण रिमोट से जो निकलने वाला किरण है, अवरक्त किरण है। सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव्स, हम लोग जो माइक्रोवेव ओवेन लेते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। ओवेन क्या है हम आगे बात करेंगे। रेडियो तरंग रेडियो चलाने के लिए यूज करते हैं। और दीर्घ तरंग का उपयोग भी दूर संचार में किया जाता है। तो सभी तरंगों का अपना अपना उपयोग है। जितने भी तरंगे आपको यहां दिख रही हैं, सभी तरंगों का अपना अपना क्या है? उपयोग है। लेकिन सबका वेग कितना है? सब अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है? अनुप्रस्थ है। बहुत बढ़िया बात। कहता देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग, कौन तरंग चला? विद्युत चुंबकीय तरंग। इन तरंगों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? वैसी तरंगे जिनके संचलन के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं हो। बताओ, प्रकाश के संचलन के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता है? माध्यम चाहिए क्या? अगर लेकिन ध्वनि के संचलन के लिए माध्यम चाहिए। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हम आपको बताए थे, याद कीजिए, कि ध्वनि तरंग जो है माध्यम के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक जकरा में माध्यम चाहिए, एक जकरा में माध्यम चाहिए और एक जकरा में माध्यम नहीं चाहिए। और जकरा में माध्यम चाहिए वो हो गया ध्वनि तरंग। कौन तरंग?
जकरा में माध्यम चाहिए वो हो गया कौन तरंग चला? ध्वनि तरंग। और जकरा में माध्यम नहीं है वो हो गया चला आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन तरंग हो गया? जिसमें माध्यम चाहिए वो कौन तरंग हो गया? ध्वनि तरंग। इसी को हम लोग यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसको हम लोग अयांत्रिक तरंग कहते हैं। कौन तरंग कहते हैं? हम ये कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग वैसा तरंग है जिसमें भौतिक माध्यम यानी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये बिना माध्यम के गमन करेगा। ये बिना माध्यम के गमन करेगा। वैसी तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बताओ लंबवत की समानांतर? लंबवत तलों में कंपन करता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है? ये होता है ऐसा अनुप्रस्थ होता है और सीधा होगा तो क्या होगा? अनुदैर्ध्य। टेढ़ा होगा तो अनुप्रस्थ और सीधा होगा तो अनुदैर्ध्य। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में प्रकाश का वेग कितना? 3 × 10⁸ से गमन करता है। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सबका वेग है 3 × 10⁸। इन तरंगों का तरंगदैर्ध्य रेंज जो होता है, तरंगदैर्ध्य का जो परिसर होता है, दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की जो दूरी होती है वो 10⁻14 से 10⁴ मीटर तक होती है। ये आपको दिल करे याद कीजिए, ना दिल करे ना याद कीजिए। अब विद्युत चुंबकीय तरंग का लिस्ट है, चला ध्यान दीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में पहला है आपका नाम आता है किस तरंग का? गामा। किसका? तो हम बोले इधर से इधर जाने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ता है। बढ़ता है मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसे ही ना बढ़ेगा। तो ऐसे बढ़ेगा तो सबसे कम विद्युत चुंबकीय तरंग में किसका तरंगदैर्ध्य? किसका? अब बाद बाकी सब घटता है, इसका मतलब बाद बाकी सब सबसे ज्यादा होगा। तब न चला ये 12 होगा, ये 10 होगा, .1 होगा। कहते हैं तरंगदैर्ध्य बढ़ता है तो इधर वाले का सबसे ज्यादा होगा और इधर वाले का क्या होगा? क्या होगा? लेकिन अगर बाद बाकी कहता है घटता है, घटता है ना, इधर वाले का सबसे ज्यादा कि सबसे कम? इधर से इधर जाने पर घटता है तो इधर वाले का सबसे ज्यादा ना होगा रे। बुझा रहा है? झूठे कर रहा है। इधर से इधर जाने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा। हम कहेंगे इधर से इधर जाने पर पैसा बढ़ रहा है तो इधर वाला सबसे गरीब होगा। हम कहेंगे इधर से इधर जाने पर पैसा घट रहा है तो इधर वाला सबसे अमीर होगा। हम कहेंगे यहां से पीछे की ओर जाने पर पैसा बढ़ रहा है तो पीछे वाला सबसे अमीर कि सबसे गरीब? इधर वाला। इधर से इधर जाने पर पैसा घट रहा है तो सबसे अमीर इधर वाला और सबसे गरीब उधर वाला। हम कहते हैं इधर से इधर जाने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ रहा है तो सबसे कम इसका और सबसे ज्यादा इसका। हम कहेंगे इधर से इधर जाने पर बाद बाकी घट रहा है तो सबसे ज्यादा बाद बाकी इसी का ना, यानी गामा की आवृत्ति सबसे ज्यादा और तरंगदैर्ध्य सबसे कम। बोलो ना रे। अब चला गामा। रेडियो सक्रिय किरण 3 गो है, एगो अल्फा, बीटा और गामा। तीने गो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है यूरेनियम, उससे 3 गो किरण निकलता है। कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। बताइए इसमें अल्फा है क्या? अरे इसमें अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लिस्ट में एक तरंग ऐसा है जो रेडियो सक्रिय किरण है जिसका नाम है गामा। गामा रेडियो सक्रिय किरण है। कौन? कौन? गामा जो है वो कौन किरण है? अब देखो चला, अगर हम गामा की बात करें, किसकी बात करें? गामा की बात करें तो गामा की खोज हेनरी बैक्वेरेल ने किया। किसने किया? चला कहीं कहीं विलार्ड भी दे देता है, ठीक है, लेकिन दोनों सही है। चला क्योंकि हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता की, चलेंगे अगला चैप्टर में तो बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी में, नहीं ये पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री में। हेनरी बैक्वेरेल ने किया और इसका उपयोग चला कोबाल्ट से कैंसर का उपचार सुने हो? कोबाल्ट जो समस्थानिक है उससे कैंसर का उपचार होता है। तो कैंसर का उपचार जो होता है उससे गामा किरण ही निकलता है जिससे कैंसर का उपचार होता है। अगर हम चला गामा की बात करें, किसकी बात करें?
गामा किरण की बात करें, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें कोई डाउट है क्या? ये अनुप्रस्थ होगा, क्योंकि एक विद्युत चुंबकीय तरंग जितने भी हैं वो सब कैसे हैं? अनुप्रस्थ होंगे, मतलब 90 डिग्री पर होगा। और 90 डिग्री पर होगा मतलब क्या होगा? लंबवत होगा कि समानांतर होगा? लंबवत होगा। और अगर 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 विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ है, लंबवत है, और इसका वेग भी होगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कोबाल्ट से जो निकलता है वो गामा निकलता है, जिससे हम लोग कैंसर का उपचार करते हैं। अर्थात कैंसर के उपचार के लिए हम लोग गामा किरण का उपयोग करते हैं। ये जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, एकमात्र विद्युत चुंबकीय तरंग है जो रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय तरंग भी है। एकमात्र विद्युत चुंबकीय तरंग, एकमात्र विद्युत चुंबकीय तरंग गामा है जो रेडियो सक्रिय भी है। जो क्या है? रेडियो सक्रिय भी है। एकमात्र विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? गामा। जो क्या है? जो क्या है चला? रेडियो सक्रिय है। और इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम की सबसे ज्यादा? तरंगदैर्घ्य सबसे कम। आवृत्ति और ऊर्जा सबसे अधिक? आवृत्ति और ऊर्जा सबसे क्या अधिक? आवृत्ति और ऊर्जा सबसे क्या होगा चला? अधिक। आवृत्ति और ऊर्जा सबसे क्या होगा? अधिक। एनी डाउट? अब गौर फरमाइएगा, ये गामा किरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ है, 90 डिग्री पर क्या है? लंबवत है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। गामा किरण से कैंसर का उपचार होता है। एकमात्र विद्युत चुंबकीय तरंग है जो रेडियो सक्रिय भी है। गामा सबसे कम तरंगदैर्घ्य है और आवृत्ति और ऊर्जा इसकी सबसे अधिक है। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने। देखो चला, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि ये सोडियम आयोडाइड का जो पर्दा अगर लेते हैं, इसका पर्दा, उस पर चला गामा किरण अगर आप दीजिएगा तो उस पर चमक उत्पन्न कर देगा। प्रस्फुरन को चमक कहते हैं। चमक उत्पन्न करता है जब सोडियम आयोडाइड, इसकी भेदन क्षमता भी सबसे अधिक होती है। गामा किरण की जो भेदन क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। और सोडियम आयोडाइड के पर्दे पर जब डालते हैं तो उसमें प्रस्फुरन यानी चमक उत्पन्न कर देता है। कौन? गामा। कहते हैं गामा किरण। इसकी खोज किसने की? रेडियो एक्टिव परमाणुओं के नाभिक का विघटन होने पर प्राप्त होता है। कौन? देखो, रेडियो एक्टिव परमाणु जो होता है ना, जैसे यूरेनियम वगैरह है, आप पढ़िएगा केमिस्ट्री में, उससे 3 किरणें निकलती है, एगो अल्फा, एगो बीटा, एगो गामा। ठीक ना? तो हम ये कह सकते हैं रेडियो एक्टिव परमाणुओं के नाभिक के विघटन से प्राप्त होता है। कौन? गामा। इनकी आवृत्ति बहुत अधिक होने के कारण ये अपने साथ अधिक ऊर्जा ले जाते हैं। इसकी भेदन क्षमता, भेदन क्षमता समझते हैं? जैसे देखो, अल्फा जो है, ये 3 गो पत्थर आप ले लो, 3 गो पत्थर ले लोगे तो अल्फा यहीं रह जाएगा, बीटा यहां तक आ जाएगा, लेकिन गामा यहां तक पहुंच जाएगा। भेदने की क्षमता, जैसे सुई इंजेक्शन है, उसके भेदने की क्षमता ज्यादा न होती है, तो ये चला भेदने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? गामा में। इसीलिए तो कैंसर का उपचार के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? गामा। ये किरणें प्रस्फुरक पदार्थ जैसे सोडियम आयोडाइड के पर्दे पर क्या उत्पन्न करता है? चमक उत्पन्न करता है। जब सोडियम आयोडाइड का पर्दा ले लीजिएगा, उस पर गामा किरण छोड़िएगा तो चमक उत्पन्न करेगा। गामा किरण में कोई आवेश नहीं होता है। देखो, अल्फा पर होता है, चला आगे पढ़िएगा आप, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर निगेटिव चार्ज होता है, और गामा पर 0 आवेश होता है। अल्फा पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, बीटा पर निगेटिव चार्ज, और गामा पर कोई आवेश नहीं होता। तो गामा किरणें क्या है? आवेशहीन होती है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। अब आ जाइए चला एक्स किरण में। कौन किरण? एक्सरे करवाए हैं कभी? तो चला देखिए, एक्सरे जो है, इसकी खोज की थी रोएंटजेन ने। इसकी खोज किसने की थी चला? रोएंटजेन ने इसकी खोज की थी। किसकी? एक्स किरण की खोज रोएंटजेन ने किया था।
और इसका ये कैसे उत्पन्न होता है? आप एक टंगस्टन का रॉड ले लीजिए। किसका रॉड? इससे आप बहुत तीव्र गति से, उच्च गति से विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। क्या प्रवाहित कीजिए? उच्च गति से जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कीजिएगा तो एक्स किरण छोड़ेगा। कौन किरण छोड़ेगा? और एक्स किरण चला हड्डियों को पार नहीं कर पाता, लेकिन मांसपेशियों को पार कर जाता है। तो जब आप ऐसे करके एक्सरे करवाते हैं तो हड्डी का जो छाया है वो आपके प्लेट पर बना देता है। जहां टूटा उटा होता है तो पता चल जाता है। मांसपेशी। अब चला एक बात बताइए, शीशा आप ले लीजिए जो ई पार उपार जिसमें प्रकाश चल जाए, क्या शीशा का छाया बनेगा? लेकिन अगर एक दीवार रख दीजिए तब बन जाएगा। तो चूंकि ये जो किधर गया, ये जो एक्सरे है ये हड्डी को पार नहीं कर पाता था, हड्डी का छाया बना देता है। मांसपेशी को पार कर जाता है लेकिन हड्डी को पार नहीं कर पाता था, हड्डी को क्या बना देता है? छाया बना देता है। और छाया बना देता है तो आप देख पाते हैं कि मान लीजिए ये हड्डी है, ये हाथ है आपका, यहां पर क्रैक है तो ये आपको दिख जाता है। बोलन रे। तो एक्सरे का उपयोग टूटी हड्डियों की जांच में करते हैं। एक्सरे का उपयोग मेटल डिटेक्टर में करते हैं। मेटल डिटेक्टर जानते हैं? वैसे करके ना एयरपोर्ट वगैरह पे चेक करता है या मॉल वगैरह में चेक करता है। तो मेटल डिटेक्टर उसको कहते हैं धातु पहचान कारक यंत्र। उसमें भी एक्सरे होता है। कौन रे होता है? एक होता है चला रवाओं की जांच में। अब रवा क्या होता है? ठोस अगर निश्चित आकार में हो तो उसे रवा कहते हैं। लिख लो एक लाइन, ठोस अगर निश्चित आकार में हो ठोस अगर निश्चित आकार में हो तो उसे रवा कहते हैं। ठोस अगर निश्चित आकार में हो तो उसे क्या कहते हैं? रवा का। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ये ठोस है, ये निश्चित आकार में है, तो अभी इससे एक्सरे गुजारिएगा तो ऐसा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। लेकिन अगर ठोस है जो अनिश्चित आकार में है तो पता नहीं चल जाएगा। अगर निश्चित आकार में है तो इस पर एक्सरे गुजारिएगा, ऐसा ही प्रतिबिंब बना देगा एक्सरे प्लेट पर। अगर अनिश्चित आकार में है तो अनिश्चित आकार का प्रतिबिंब बना देगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो ठोस है ये निश्चित आकार में नहीं है। तो रवाओं की जांच में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। रवा क्या है? ठोस जब निश्चित आकार में होता है तो उसे क्या कहते हैं? रवा कहते हैं। टूटी हड्डियों की जांच में इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा मेटल डिटेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? रोएंटगेन, जिसके लिए उनको नोबेल भी मिला था। कितने ईस्वी में? रे सबसे पहला नोबेल 1901 में मिला था रे। अब चला ईस्वी ईस्वी हम इतिहास के मास्टर हैं नहीं। 1901 के होगा शायद। हाँ, पहला नोबेल इन्हीं को मिला था। देर को किया हो नहीं तू काट देगा उसको। हाँ, तो स्थापना हुआ तो पहला नोबेल इन्हीं को मिला था। अब वो सब तो तुम पढ़ो, हमारा वो पढ़ना रहता तो हम यही काम करते। आईएएस नहीं बन जाते। साइंस बढ़िया था, आर्ट्स बढ़िया कर लेते तो आईएएस बन जाते। वो हमरा से होता नहीं है। ठीक लिखे हैं ना? ठीक है लिखे होंगे, गलती हो ही हो सकता है, इसलिए चला कि हमको याद नहीं रहता है। सही है न? अब तुम बोल रहे चेक करिए लेते हैं। इनको नोबेल मिला है 1901 में। ठीक तो है? अरे ठीक तो है रे। नोबेल प्राइज 1901 में। सबको क्या कह रहा है? कब चट्टा? पहला नोबेल जो है इसी को मिला था। चला, एक्सरे की खोज के लिए रोएंटगेन को ही 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ईस्वी सच में चला हमको याद नहीं रहता, इसलिए हम भी चेक कर लिए भैया कि काहे ले टेंशन लेना है। याद करने वाला सब्जेक्ट जिंदगी में हमको चला कभी छुए नहीं किए। इस समझने वाला सब्जेक्ट है, बहुत आसान है, समझ लोगे एक बार फिर निकलेगा नहीं। अब चला कहते हैं कि फिर से समझ लो, इसका खोज कौन किया? इसके लिए इनको नोबेल कितना में मिला? नोबेल पुरस्कार दिया गया। इससे हम लोग कैसे ये जनरेट करते हैं? जब टंगस्टन के रॉड से
हम करंट प्रवाहित करते हैं तो एक्सरे जनरेट हो जाता है। अब ये एक्सरे जो जनरेट होता है इससे हम 3 काम करते हैं। एक तो रवाओं की जांच करते हैं, दूसरा धातु पहचान कारक यंत्र में इसका उपयोग करते हैं, तीसरा हड्डियों की जांच में, टूटी हड्डियों की जांच में इसका उपयोग करते हैं। अब देखो एक आप पढ़िएगा, बीएमडी टेस्ट होता है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। एक होता है चला बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, दैट इज बीएमडी टेस्ट बोले तो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। इससे कितना टूटा हड्डी इसका पता चलता है। एक होता है चला एक्सरे, इससे टूटा कि नहीं हड्डी इसका पता चलता है। कहीं पर लिख लो, बीएमडी टेस्ट अलग है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट से यह पता चलता है कि कितना टूटा है हड्डी, और एक्सरे से यह पता चलता है कि टूटा है कि नहीं। बीएमडी टेस्ट बोले तो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, कितना टूटा हड्डी। एक्सरे बोले तो टूटा कि नहीं हड्डी। दोनों में अंतर है चला। अब समझो एक्सरे कितना आसान है, टंगस्टन से खाली विद्युत धारा उच्च तीव्रता का गुजार दीजिएगा, एक्सरे जनरेट हो जाता है। अब तैयो उसका 200-250 टका ले लेता है, जबकि उसमें खर्चा चला मुश्किल से 10 टका है, 200 टका से कम, बहुत होगा तो 50 टका। लेकिन हमको लगता है अब ये 150, 200, 250 रुपया ले लेता है। 500 हो गया। अरे हुआ। बीएमडी टेस्ट अलग है और एक्सरे टेस्ट क्या है, अलग है। अब देखो इसकी खोज किसने किया था, इसके लिए इनको क्या मिला था, कितना ईस्वी में, कहता जब अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को कठोर धातु जैसे टंगस्टन पर टकराता है तो क्या उत्पन्न करता है, एक्सरे उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, इसका उपयोग कहां करते हैं, टूटी हड्डियों की जांच में। यहां खा नहीं होगा, वाह होगा। रवाओं के अध्ययन में, मेटल डिटेक्टर में इसकी भेदन क्षमता गामा से क्या होगा, कम। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका, गामा, उससे कम किसका, एक्सरे। ये चला टूटी हड्डियों की जांच में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देखिए हड्डी अगर टूट जाएगा तो ऐसा ही आपको दिखाई देगा, और फिर उसको जोड़ने का काम किया जाता है। अब चला पराबैंगनी किरण, नाम सुने हो। सूर्य से 2 प्रकार की किरणें निकलती हैं। सूर्य से चला ये अगर ओजोन परत है ना, ये कौन परत है, ओजोन परत है जो समताप मंडल में है। कौन मंडल में है चला। अब सूर्य से 2 प्रकार की किरणें निकलती है, एक निकलती है पराबैंगनी और एक निकलता है अवरक्त, पृथ्वी तक आ जाता है। पराबैंगनी यहीं अवशोषित हो जाता है। पराबैंगनी क्या हो जाता है, यहीं अवशोषित हो जाता है। कहां, ओजोन परत में अवशोषित हो जाता है। पराबैंगनी किरण से हम लोग क्या क्या करते हैं, अगर ये आ जाएगा तो सबको चमड़े का कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओजोन परत का नाश किसके द्वारा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी या रेफ्रिजरेटर से निकलता है। किससे निकलता है, आई जो पराबैंगनी किरण है, ये पराबैंगनी किरण यहां तक आता है, अवशोषित कर लिया जाता है ओजोन परत के द्वारा। पराबैंगनी किरण से जल का शुद्धिकरण भी होता है। किसका शुद्धिकरण, जल का कीटाणुनाशन हम लोग किसके द्वारा करते हैं, पराबैंगनी किरण के द्वारा। किसके द्वारा, पराबैंगनी किरण के द्वारा करते हैं। इस चला और कहां कहां से होता है, पराबैंगनी किरण रिटर नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। किसने किया था, एक तो सूर्य से आता है, दूसरा कहीं पर वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग करते हुए देखे हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से भी जो निकलता है किरण, वो भी कौन किरण है, पराबैंगनी।
उसको इलेक्ट्रिक आर्क या इलेक्ट्रिक स्पार्क कहते हैं। वहां से भी निकलता है कौन किरण? पराबैंगनी किरण। ये हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन जीवाणुनाशन जल का ये कर देता है। इसकी खोज किसने की थी? ये किरणें सूर्य आर्क स्पार्क, गर्म निर्वात स्पार्क या आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से पर आने से कौन रोकता है? कौन रोक देता है? देखिए, ये अगर ये पृथ्वी है हमारा, ये पृथ्वी के बाद जो है ये ओजोन परत है ओजोन परत। आइए देखो, सब किरण जो है यूवी अल्ट्रावायलेट जो आता है, जो हमारे लिए हानिकारक है, वो यहीं पर रुक जाता है, अंदर पृथ्वी तक नहीं आता। इन किरणों का के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। चला, ये किरणें, इन किरणों का मानव शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे त्वचा का कैंसर का खतरा भी होता है। आप देखते होंगे जो वेल्डिंग वगैरह जो लोग करता है, उसका चमड़ा उड़ते रहता है ऐसे ही, बोलो रे। तो इन किरणों से त्वचा का कैंसर हो सकता है। इसका उपयोग है कहां? अभी तुम देखता होगा, चला, नकली दस्तावेज वगैरह जो ये जांच होता है, या कोई खराब वो है, क्या बोलते हैं उसको, रुपया पैसा है, उसको हम लोग ऐसे करके जांच करते हैं? नहीं करते हैं। टॉर्च जला जला के देखना, बैंक वगैरह में जांच करता है, तो पराबैंगनीय किरण होता है। कौन किरण होता है? नकली दस्तावेज या रुपए पैसे की जांच के लिए हम लोग जो यूज करते हैं पराबैंगनी किरण है। जल के शुद्धिकरण में यूज करते हैं, कौन किरण है? पराबैंगनी किरण। कोई ऐसा लिखावट जो दिख नहीं रहा है, तो उस पर हम लोग ऐसे पराबैंगनी किरण डाल के ऐसे देखा करते हैं, तो देखने में सुविधा होता है। उसको कहते हैं अदृश्य लिखाई को देखने में। किसको देखने में? जल के शोधन यानी कीटाणुनाशन करने में अदृश्य लिखाई, नकली दस्तावेज का पता लगाने के लिए। देखो, जो लिखाई आपको नहीं दिख रहा है, आप अगर पराबैंगनी किरण छोड़ोगे तो आपको दिखाई देगा। और जल के शुद्धिकरण में भी हम लोग, आप देखिएगा केंट वगैरह का प्यूरिफायर में यहां पर लिखल रहता है यूवी प्लस। अगर आप देखे होंगे ध्यान से तो आपको, यूवी मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट प्लस। कौन प्लस चला? अल्ट्रा वायलेट प्लस। एक बार चला देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग नग्न आंखों से देख सकते हैं? नग्न आंख से नहीं देख सकते। इसका वेग कितना होता है? अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है? अनुप्रस्थ है मतलब कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री पर, मतलब लंबवत न है, कैसा है? क्लियर है? विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम बात करें तो इसके जो इसकी खोज किसने की थी? किसने की थी? इसकी खोज चला मैक्सवेल ने किया था। और अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो इसके लिस्ट हैं: गा ए पौध री अ शु रे दी, गा ए पौध री अ शु रे दी। गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य अवरक्त सूक्ष्म रेडियो और दीर्घ। इधर से इधर जब जाएगा, तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा और भेदन क्षमता बाद बाकी सब कुछ घटेगा, बोलो रे। तो कहते हैं भेदन क्षमता, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी? गामा की। इसकी खोज हेनरी बैक्वेरेल ने किया। किसने किया? कैंसर के उपचार में इसी का उपयोग करते हैं। यह एकमात्र विद्युत चुंबकीय तरंग है जो रेडियो सक्रिय है, क्योंकि रेडियो सक्रिय 3 अल्फा बीटा और गामा। और ई चला आवेशहीन है कि आवेश है? इस पर कोई आवेश होता है कि नहीं होता है? इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये कोबाल्ट से निकलता है। किससे निकलता है? और कैंसर के उपचार में जो हम लोग कहते हैं रेडियोथेरेपी हो रहा है, तो रेडियोथेरेपी इसी से होता है। और गामा किरण की अगर हम बात करें, इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। एक्स किरण की भेदन क्षमता उससे कम होती है। इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और आवृत्ति और ऊर्जा सबसे अधिक होती है, बोलन रे। क्योंकि इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामे का ना होगा। एक्स किरण की खोज रोएंटजेन ने किया था। किसने किया था? रोएंटजेन ने किया था, जिसके लिए इसको नोबेल दिया गया। किसमें? 1901 में नोबेल दिया गया। इसका उपयोग है, ये कैसे उत्पन्न होता है? जब टंगस्टन के फिलामेंट से या टंगस्टन के रॉड से बहुत उच्च तीव्रता वाला करंट प्रवाहित किया जाता है, तो एक्स किरण उत्पन्न होता है। इससे रवाओं की जांच होती है, टूटी हड्डियों की जांच होती है। मेटल डिटेक्टर में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद पराबैंगनी, इसकी खोज रिटर ने किया था। किसने किया? जल के शुद्धिकरण में हम लोग यूवी प्लस का उपयोग करते हैं।
नकली दस्तावेज की जांच में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, अदृश्य लिखाई की जांच में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और अगर ये पृथ्वी पर आ गया तो इससे चमड़े का कैंसर होने लगेगा। अगर डायरेक्ट चमड़े पर पड़ गया, इसको रोकता कौन है? ओजोन परत। कौन रोकता है? ओजोन परत इसको रोक देता है, नहीं तो ये पृथ्वी पर आ जाएगा तो मामला गड़बड़ा दे। इसकी खोज किसने की? रिटर ने। इसकी खोज रोएंटजेन ने। इसकी खोज हेनरी बैक्वेरल ने। और विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने? मैक्सवेल ने। किसने? सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3×10⁸ होता है। यह अनुप्रस्थ होती है, इसे नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।